नमस्कार दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का एक शानदार सा टूर। यहाँ टूर का मतलब वो घूमने फिरने वाला नहीं है, यानी हम एग्रीकल्चर के हर एक सब्जेक्ट को टच करने वाले हैं और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा जो अभी अभी पॉपुलर है ना। अभी जो नियर अबाउट अपने एग्जाम आएंगे जैसे एएफओ, डब्ल्यूओ, एडीओ, आरईओ, एसएडीओ, प्री पीजी, जेआरएफ, बीएचयू और भी जो भी एग्जाम है उनके अंदर 100% पूछे जाने के चांसेस है। उन क्वेश्चन का अपने इस टूर के अंदर डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार जानदार रहने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टूर का सबसे पहला स्टेशन। विच वन इज बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर, यानी फूल गोभी की जैव परबल किस्म कौन सी है। हिंदी वाले घबराइए मत, बता रहा हूं। फूल गोभी की जैव परबल किस्म कौन सी है, बायोफोर्टिफाइड। अब देखो बायोफोर्टिफाइड क्या होता है, पीछे मैंने एक लेक्चर में बताया था कि कोई भी क्रॉप है या क्रॉप का प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी इंप्रूव करना, यानी जिन पोषक तत्वों की उसमें कमी है उनको बढ़ा देना या जो पहले से प्रेजेंट है उनकी मात्रा और बढ़ा देना। वास्तव में बायोफोर्टिफिकेशन जैव परबलीकरण इस बात में जोर देता है कम में ज्यादा पे, कम में ज्यादा, कम जगह पे यानी कम स्थान पर कम समय में अधिक प्रोड्यूस करना, अधिक क्वालिटी प्रोड्यूस करना ही क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन होता है। यानी किसी भी क्रॉप के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए कि उसका जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए, उसी को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे न्यूट्रेंट्स है वो इंक्रीज हो जाए, जैसे सीरियल्स है उसमें कुछ एमिनो एसिड कम है तो वो मात्राएं बढ़ जाए, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं और उससे कोई किस्म तैयार होती है उसको बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कहा जाता है। तो इनमें से बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कौन सी है आपकी, हम एक एक की बात करते हैं। पुस्सा हिम ज्योति है, ये सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी है। जो कॉलीफ्लावर होती है उसकी सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी है। जनरली जो फूल गोभी का फूल है उसके पास में इस तरह से पत्ते लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सीधा धूप के संपर्क में आता है, इससे पीला रंग उत्पन्न हो जाता है। तो अब अपने क्या करते हैं, इसके पत्तों को इसके ऊपर तक ले जाके और रबड़ बैंड से बांध देते हैं, उसको ब्लांचिंग कहते हैं। तो ब्लांचिंग जो होती है वो सफेद दूधिया रंग विकसित करने के लिए होती है। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिनके पत्ते अपने आप ही इस फूल यानी करड, फूल गोभी का खाने वाला जो भाग होता है उसको करड बोलते हैं। दही जैसा दिखता है ना सफेद सफेद, इसलिए करड बोलते हैं। तो वो करड जो होता है कईयों में तो खुला होता है, खुला होता है तब अपने ऐसा काम करना पड़ता है, यानी ब्लांचिंग की क्रिया करनी पड़ती है। कुछ का नेचुरली ही क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती है उसको ढक के रखती है, तो उसको अपने सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी कहते हैं। तो पुस्सा हिम ज्योति एक सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी है, पुस्सा दीपाली भी सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी है। यहां पूछा गया था बायोफोर्टिफाइड वैरायटी यानी जैव परबलीकृत किस्म पूछा गया था। तो इसका जो आपका आंसर है वो बी आंसर रहने वाला है, यानी पुस्सा बीटा केसरी जो किस्म है, पुस्सा लग गया इसका मतलब आईआरआई से विकसित की गई है। पुस्सा बिट्टा केसरी, बिट्टा केसरी इसका मतलब इसमें विटामिन ए कंटेंट है वो औरों की तुलना से बहुत ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपने चल रहे कुछ और जो क्रॉप्स है उनकी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जो इंडिया के अंदर पॉपुलर है। फटाफट बता देता हूं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, नहीं तो ट्यूर अपना आधा रह जाएगा और रात हो जाएगी। सीआर धान 310 प्रोटीन रिच वैरायटी है, धान की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। डीआरआर धान 45, इसमें इस धान में जिंक ज्यादा होता है। वीट गेहूं की बात करें तो WB02, इसमें जिंक आयरन बहुत होता है। HPBW01, इसमें आयरन जिंक खूब होता है। मेज के अंदर बायोफोर्टिफाइड वैरायटी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पुस्सा विवेक QPM9 इंप्रूव्ड, इसमें प्रो विटामिन ए, लाइसिन, ट्रिप्टोफान ये अच्छी मात्रा में होते हैं। पुस्सा HM4 इंप्रूव्ड, इसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफान मतलब अच्छी मात्रा में ये एमिनो एसिड है जो सामान्य मक्का में इनकी कमी देखने को मिलती है। पुस्सा HM8 इंप्रूव्ड, इसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफान खूब है। पुस्सा HM9, इसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफान खूब देखने को मिलता है। वहीं पियर मिल्ट बाजरा की बात करें तो HHB 299 आयरन जिंक भरपूर है। AHB 1200, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में जनरली बाजरा में कम होता है लेकिन इनमें अच्छा है। लेंटिल
मसूर, इसकी पुस्सा अगेती मसूर जो है आयरन खूब है इसमें। मस्टर्ड, सरसों में बात करें तो पुस्सा मस्टर्ड 30, इसमें जो यूरेसिक एसिड होता है हार्मफुल होता है, वो कम मात्रा में होता है। पुस्सा 00 मस्टर्ड 31, इसमें यूरेसिक एसिड कम होता है। ग्लूकोसाइनेट जो होता है एक, मैं बात करूं कड़वेपन का जो कारण बनता है और जहरीलेपन का कारण बनता है, वो कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर में हमने अभी पढ़ा पुस्सा बीटा केसरी, बीटा कैरोटीन बहुत होता है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है वो है BHU सोना, इसमें बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए भरपूर है। BHU कृष्णा, इसमें एंथोसाइनिन खूब है। एंथोसाइनिन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंथोसाइनिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। नीचे एक वैरायटी दी हुई है पोमग्रेनेट की, है ना, पोमग्रेनेट की वैरायटी है सोलापुर लाल। कौन सी? सोलापुर लाल। जो सोलापुर लाल है वो आयरन, जिंक, विटामिन सी रिच होती है। आयरन, जिंक और विटामिन सी। अनार की सोलापुर लाल वैरायटी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। वैसे ये पीडीएफ जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल है उस पे डल चुकी है, आप वहां से जाके इसको असेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन फ्री में मिल रहे हैं। मैंने अभी क्वेश्चन एक ही पढ़ा, लेकिन देखो कितनी आपको बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बता दी, तो ये आप लोगों के लिए फ्री है। तो पहले वाला क्वेश्चन कौन सा पैसे में दे रहा था? वो भी तो यूट्यूब पे ही था, फ्री था ना। कहने का मतलब आपको गौर करनी है, आपको इसका फायदा लेना है ना, फ्री पैसा कुछ नहीं यहां पे। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार मोस्ट लग गया, इंपॉर्टेंस अपने आप ही जान लो, कितनी बार मोस्ट लग गया ना। फर्स्ट नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटी ऑफ द बासमती राइस इज डेवलप्ड रिसेंटली इन इंडिया इज। देखो भारत के अंदर सबसे पहले बिना अनुवांशिक रूपांतरण के शाकनाशी के प्रतिरोधी किस्म कौन सी विकसित की गई है? अब तक जितनी भी शाकनाशियों के प्रतिरोधी किस्म थी वो जेनेटिकल मॉडिफाइड थी, यानी अनुवांशिक रूपांतरित थी, यानी बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई थी, है ना। पहली ऐसी वैरायटियां आई है जो बिना अनुवांशिक रूपांतरण के, बिना जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के भी क्या है, शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोधी है। और इनको हाल फिलहाल सितंबर में नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो वैरायटियां कौन सी है? यहां जो वैरायटियां हैं वो आपसे पूछी है कौन कौन सी है, तो वो है एक तो पुस्सा बासमती 1979 1979 एंड सेकंड वन इज पुस्सा बासमती 1985। ये धान की वो वैरायटियां हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित नहीं किया गया है, फिर भी ये क्या है, हर्बिसाइड शाकनाशी के प्रतिरोधी होती है। यानी इनमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यानी बहुत सारे खरपतवारों को मारने वाला नॉन सेलेक्टिव शाकनाशी डाल सकते हो। अब आपके मतलब खरपतवार नियंत्रण करने में बहुत आसानी होने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा अपने बात करें पुस्सा बासमती 1979 एंड पुस्सा बासमती 1985, है ना। ये जो वेराइटियां हैं जनरली क्या है, कंटेंट ए म्यूटेंट एसिटेट सिंथेज जीन। इनके अंदर म्यूटेंट जो म्यूटेशन से यानी उत्परिवर्तन से एसिटोल एसिटेट सिंथेज जो जीन है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो जनरली क्या करता है, इमेजेथेफेयर जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीडिसाइड होता है, आपको पता हो, जो बहुत सारे खरपतवारों को मारे। तो ये क्या है, इस जीन की वजह से म्यूटेड एसिटोलो एसिटेट सिंथेसिस जो यानी ALS जीन है वो क्या करता है, इमेजेथेफेयर जो है इसके प्रतिरोधी बनाता है। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, यानी बहुत सारे वीड को मारने वाला खरपतवारनाशी है। इसका उपयोग कर सकते हो, खरपतवार सारे मरेंगे लेकिन ये दोनों किस्में नहीं मरने वाली है। ये बहुत शानदार वैरायटी है। अब देखो पुस्सा बासमती 97 और पुस्सा बासमती 1985, ये जनरली क्या है, पुस्सा 1121 जो है इसका क्रॉस करवाया रोबिन से।
तो उससे तो बनी पुस्सा बासमती 1979, और पुस्सा 1509 का क्रॉस जो है वो करवाया रोबिन से, तो बनी पुस्सा बासमती 1985। कौन सी बनी? पुस्सा बासमती 1985। यानी जो पुस्सा बासमती 1979 है उसका जो क्रॉस है वो कौन सा क्रॉस है? पुस्सा 1121 इंटू रोबिन, इनके क्रॉस से तैयार हुई है पुस्सा बासमती 1979। और 1985 जो तैयार हुई है वो तैयार हुई है आपकी पुस्सा 1509, और इसका जो क्रॉस करवाया गया है वो किसके साथ करवाया गया है? रोबिन के साथ करवाया गया है। ठीक है, तो इससे तैयार की गई है, अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और एएफ वाले तो फोकट में ही ताकत किस पे लगाते हैं? करंट पे लगाते हैं ना, तो ये करंट का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकट में ताकत का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी करंट पूछ लेते हैं, याद कर लेते हैं जो नॉन रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि लोगों ने माहौल ही ऐसा बना रखा है ना, करंट करंट करंट। अरे एग्रीकल्चर बेसिक भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। Robin is the later is the mutant line developed from an upland drought tolerant rice variety Nagina 22। Nagina 22 के म्यूटेंट से रोबिन है वो डेवलप हुई है, और रोबिन का क्रॉस है वो पुस्सा 1121 और पुस्सा 1509 के साथ करवा के पुस्सा बासमती 1979 और 1985 है वो विकसित की गई है। अब इसमें इमेजे थेफायर जो है वो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ये धान नहीं मरने वाला है, इसमें जितने भी खरपतवार हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो आपको यहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, है ना। ये एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट से मैं एक एक दो दो क्वेश्चन ले रहा हूं, और सारे के सारे जोरदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन बिटवीन मार्केटेड जो बिक चुका है ना, एंड मार्केटेबल जो बेचने योग्य था। मार्केटेड बिक चुका है, मार्केटेबल बिकने योग्य है, सरप्लस। रिलेशन बिटवीन मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस ड्यूरिंग द डिस्ट्रेस और फोर्स सेल्स। देखो मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी नहीं पता होगा। एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब आप इस डायग्राम से समझना प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। एक किसान अपने खेत में खाद्यान्न उगाता है, फूड ग्रेन उगाता है, उसमें से इतना अपने घर की आवश्यकता के लिए रख लेता है, अपने माता पिता, अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए। दूसरा, उसके कुछ घर में पशु है, उनके फोडर के रूप में, चारे के रूप में, दाने के रूप में रख लेता है। कुछ वहां जो लेबर काम करती है उनके लिए रख लेता है, ये उसकी जरूरत है, ये तो है इसकी जरूरत है। तो जितना उसने फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ उसने रख लिया, बाकी जो बचा वो ही सेल कर सकते हैं ना, वो ही तो सेल कर सकते हैं। तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, बचा ये जो मामला बच गया इसको प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जितना उपयोग करना है वो तो रख लिया उसने, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जो बचा वो नॉन प्रोड्यूसर लोगों के लिए है, जो उत्पादित नहीं करते हैं उनको सप्लाई होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये क्या है? ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। ये कौन सा है? प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक किसान ने कितना गेहूं प्रोड्यूस किया? 100 क्विंटल प्रोड्यूस किया। कितना क्विंटल प्रोड्यूस किया? 100 क्विंटल प्रोड्यूस किया, खुद के लिए, उसके पशुओं के दाने के लिए, और वहां पे काम करने वाली जो लेबर है उसके लिए उसने रख लिया उसमें से 20 क्विंटल, ये उसकी जरूरत थी। कितना रख लिया? 20 क्विंटल उसने रख लिया। 100 में से उसने कितना रख लिया? 20 रख लिया, ये तो उसकी जरूरत है इसलिए उसने रखा है। बचा कितना? 80 क्विंटल। अब बताओ कि बेचने योग्य कितना है, तुम ही सोच के बताओ। 80 क्विंटल है वो बेचने योग्य है। आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में, बाद में कभी कभार मैं देखता हूं, हमेशा तो नहीं देखता। 80 क्विंटल है वो बेचने योग्य बचा है, मार्केटेबल है। ये 80 क्विंटल क्या है? मार्केटेबल है। ये है 80 क्विंटल मार्केटेबल। तो मार्केटेबल जो बेचने योग्य है ये मार्केटेबल है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि ये किसान गरीब होता, छोटा होता, तो ये क्या करता? 80 क्विंटल तो बेच ही सकता था,
लेकिन अभी इसको पैसे की जरूरत है, ये बोलेगा यार पशुओं को कौन सा दाना है, कुछ और खिला खिलू देंगे। उसने पशुओं वाला क्या कर दिया, बेचने के लिए रख दिया। पशुओं के लिए वाला बेचने को, जो अपनी लेबर है उसको बोले भाई मैंने आपको ये पैसे दे दिए, आप जानो अपना काम जाने, है ना, मैं फालतू में कुछ नहीं देने वाला। जो लेबर को देना था वो भी इसने क्या कर लिया, बेचने के लिए रख लिया। यानी अब इसने 90 क्विंटल, यानी बेचने योग्य कितना था, 80 था। बेचने योग्य कितना था, 80 था। अब इसके बेचने योग्य 80 था और ये मार्केट में गया और 80 बेच के आ जाता, तो मार्केटेड भी कितना होता, 80 होता, और मार्केटेबल भी कितना होता, 80 होता। लेकिन बेचने के लिए कितना है इसके पास, बेचने योग्य वास्तव में 80 क्विंटल है, लेकिन इसने किसी तंगी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से 90 क्विंटल बेच दिया। बेचने योग्य कितना था, 80 था, लेकिन किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में मार्केटेड कितना कर दिया, 80 होना था उसको कितना कर दिया, 90 कर दिया। जो बेचने योग्य है वो मार्केटेबल है, जो बेच रहा है वो कौन सा है, मार्केटेड। अब मार्केटेड क्या हो गया, ज्यादा। मार्केटेड क्या हो गया, ज्यादा। कब, डिस्ट्रेस में या फोर्सड में, मजबूरी के अंदर मार्केटेड ज्यादा हो गया और मार्केटेबल क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका राइट उत्तर क्या आएगा, ए आएगा। राइट उत्तर क्या आएगा, ए। जब सारी स्थितियां ठीक थी तो उसने क्या किया, 80 क्विंटल था वो बेच के अपना खर्चा, परिवार का खर्चा, बीवी बच्चों का खर्चा वो चलाया, और इसकी जो लाइफ है वो पटरी पे, न इसने बहुत ज्यादा कोई रिस्क लिया है, न इसको कोई नुकसान हुआ है। तो मार्केटेबल 80 था, 80 ही बेच के आया, तब कंडीशन क्या होती, बराबर। लेकिन ये होता बड़ा लैंडलॉर्ड, ये होता बड़ा लैंडलॉर्ड, इसके पास बेचने योग्य कितना होता, 80 क्विंटल होता। बेचने योग्य कितना होता, 80 क्विंटल, लेकिन ये 50 क्विंटल अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए बेचा था। 30 क्विंटल इसने रख लिया। क्यों रख लिया, जब भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे, जब भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। अब भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है, यानी मार्केटेबल जो है वो तो है ज्यादा, मार्केटेबल है वो तो है ज्यादा। ऐसे लिखना था ना, ये तो दोनों है कि ये इस तरह से, भाई मार्केटेबल तो है ज्यादा, लेकिन इसने मार्केटेड क्या किया, कम किया। मार्केटेड क्या किया, कम किया। क्यों कम किया, क्योंकि इसको भाव बढ़ने वगैरह का अभी संभावना है, तो मार्केटेबल ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन में मार्केटेड कम हो जाता है। अब सरकार के लिए समस्या हो जाती है कई बार, तो सरकार क्या करती है, इस मार्केटेबल को मार्केटेड में करने के लिए थोड़ा भाव बढ़ाती है, तो लोग ऐसे फिर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो इकोनॉमिक्स के रूल है, यही तो इकोनॉमिक्स के मजे हैं कि जब मजबूरी होती है, जब समस्या होती है, तब क्या होता है, मार्केटेड ज्यादा हो जाता है और मार्केटेबल कम होता है। इसका मतलब किसान ने अपनी जरूरतों वाला सामान भी बेच दिया है। ये एक दिक्कत वाली बात होती है। जब ये दोनों बराबर है तब सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब क्या है, मार्केटेबल ज्यादा है और मार्केटेड कम है, इसका मतलब भाव वगैरह का कुछ न कुछ इंतजार किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट तो होगा ए ऑप्शन। ये यहां पे इधर एरो होना चाहिए था, जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप गौर से सुनिए और इस स्लाइड को देखिए, है ना, ये मैंने किसी की चोरी कर ली है भाई स्लाइड, है ना, वैसे आता था, बनाता तो जोर आता। मार्केटेड सरप्लस प्लस मार्केटेबल। मार्केटेड सरप्लस कब ज्यादा होता है और मार्केटेबल कब होता है, जब किसान छोटा होता है, मार्जिनल होता है। छोटे किसान और मार्जिनल जो सीमांत है, उसी के तो समस्या आती है, वही तो गरीब है, उसी के तो मजबूरियां आती है। वो मार्केटेड ज्यादा कर देता है, किसकी तुलना से, मार्केटेबल से। अच्छे से याद रख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। मार्केटेड सरप्लस से ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस कब होगा, जब फार्मर क्या होगा, अपने पास जो बेचने लायक था उसको रख लेगा, स्टॉक कर लेगा। ये कब होगा, जब बड़ा किसान होगा, पैसे बढ़ने के चांसेस होंगे, कीमत बढ़ने के चांसेस होंगे। कई बार क्या होता है, पशुओं के लिए भी जो दाना वाना होता है उसका स्टॉक कर लिया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस कब होता है, ये तब होता है जब किसान अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं रखता है और अपनी जरूरत को भी नहीं बेचता है, तब ये क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ऐसा देखने को मिलता है आपको खराब होने वाली। अब मान लो किसान टमाटर उगा रहा है, टमाटर उगा रहा है तो उसके घर में क्या है, उसने एक दिन में 2 क्विंटल प्रोड्यूस किए और उसके घर में लगने 1 किलो है, तो वो 199 किलो बेच आएगा, घर पे 1 किलो ही रखेगा, 2 किलो नहीं रखेगा। ऐसा नहीं कि भाव बढ़ जाएगा, टमाटर खराब हो जाएगा। तो पेरिसेबल कमोडिटी जो होती है, खराब होने वाली जो वस्तु होती है, वो जनरली
खराब होने वाली जो वस्तु होती है उसको क्या किया जाता है, जनरली मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस के बराबर रखा जाता है। अच्छे से याद रखना है, गलती नहीं करनी है इसमें किसी तरह की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तीसरा है, नंबर दूसरा लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अपने को नंबर से क्या लेना। अब हमारी गाड़ी रुकी है सॉइल साइंस में, है ना, ट्यूर चल रहा है अपना। विच सॉइल अमंग दीज विल हैव मोर बल्क डेंसिटी, इनमें से किस मिट्टी का स्थूल घनत्व अधिक होता है। ये पूरा है मृदा की संरचना, ये है पूरा मृदा का कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन। पाई डायग्राम है, यानी मिट्टी है 100, इसमें से 50 एवरेज क्या है, सॉलिड है, ठोस है, और 50% क्या है आपका पोर्स है, यानी रंध्र है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ सॉलिड पार्ट का ही अगर डेंसिटी निकालते हैं, सिर्फ ठोस की डेंसिटी निकालते हैं, तो वो पार्टिकल डेंसिटी होती है। और वास्तव में तो मिट्टी के पार्टिकल तो यही है, तो पार्टिकल डेंसिटी को ही आप ट्रू डेंसिटी यानी वास्तविक घनत्व बोलते हैं। उसी को आप क्या बोलते हैं, वास्तविक घनत्व। और वास्तविक घनत्व अगर आप देखें तो क्ले का होता है 2.83 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सिल्ट की, तो सिल्ट का होता है 2.79 ग्राम पर क्यूबिक, और वहीं पे मैं सैंड की बात करूं तो सैंड का होता है 2.65, है ना, 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और एवरेज सॉइल की बात करें तो भी 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है क्ले की और कम किसकी होती है, सैंड की। लेकिन अगर आप सॉलिड प्लस पोर्स यानी ठोस व रंध्र दोनों को मिलाते हुए डेंसिटी निकालते हैं, यानी पोर्स की, रंध्रों की भी डेंसिटी आ जाती है। रंध्र में क्या होता है, पोर्स में क्या होता है, पानी और हवा होती है, लेकिन डेंसिटी निकालते समय मिट्टी को सुखा लिया जाता है, तो पानी की बात बची नहीं। अब रंध्र में सिर्फ क्या होता है, एयर होती है, वायु होती है। पूरी मिट्टी की डेंसिटी निकाल लेते हो, पूरी सारी बल्क में निकाल लेते हो, ये बल्क डेंसिटी होती है। इसी को हम स्थूल घनत्व बोलते हैं। ये मिट्टी की अवास्तविक घनत्व होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, जिसमें पोर्स ज्यादा होंगे उसकी बल्क डेंसिटी हमेशा ही कम होती है। क्ले जो है इसकी बल्क डेंसिटी होती है 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मैं सिल्ट की बात करूं तो सिल्ट में जो होती है वो होती है जनरली 1.33 ग्राम के आसपास, और 1.33 से लेकर 1.4 तक होती है। और सैंड की बल्क डेंसिटी की बात करूं तो 1.6 ग्राम होती है। और वहीं पे एवरेज सॉइल की बात करें तो 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो बल्क डेंसिटी में जस्ट उल्टा होता है, बल्क डेंसिटी सबसे कम क्ले की होती है और पार्टिकल डेंसिटी सबसे कम सैंड की होती है। बल्क डेंसिटी सबसे ज्यादा सैंड की होती है, स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा सैंड का होता है, और सबसे ज्यादा जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो क्ले की होती है। एवरेज मृदाओं का स्थूल घनत्व, एवरेज सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। वहीं पर एवरेज सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको उत्तर पता लग गया होगा। विच सॉइल अमंग दीज विल हैव द मोर बल्क डेंसिटी, दैट इज सैंड, यानी बालू मिट्टी की जो स्थूल घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट बस को चलने दें अपने। अगला क्वेश्चन है वो है इरिगेशन साइंस से, या इरिगेशन इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल डिस्चार्ज फॉर्मूला फॉर द ट्राइएंगल वियर इज, ट्राइएंगल वियर के सामान्य निर्वहन सूत्र क्या होता है। जो अपने पानी के फ्लो को ज्ञात करने के लिए जो चैनल्स होते हैं, केनाल्स होते हैं, उनमें वियर्स लगे होते हैं। ये वियर्स ट्राइएंगल हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। तो इनमें से पानी कितना बहता है उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो, जो वी नोच ट्राइएंगल वियर्स होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। और इससे अगर अपने पानी का फ्लो ज्ञात करना है तो फॉर्मूला ये काम में लेंगे। यहां डी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको देखना है। क्यू यानी वाटर डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.0138H5 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला यहां पे काम में लेते हैं। और अच्छे से देखना है तो देखो जनरली अपने क्या है,
पानी जब डिस्चार्ज होता है और डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड अपने ज्ञात करते हैं पानी के फ्लो निकालने का, डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड। ये थोड़ी सी इंजीनियरिंग है, आपने कॉमन नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैंने यहां पे इस पीडीएफ में बहुत कुछ डाला है और इसको आप एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पे आप जाने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, अगर आप इरिगेशन वाटर फ्लो मापना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड में वियर्स यूज करते हैं, और वियर्स यूज करते हैं तो कॉमन फॉर्मूला जो वियर्स का होता है वो क्यू का मतलब होता है डिस्चार्ज, सी का मतलब होता है कोएफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्रस्ट एंड द अप्रोच ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, और एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ वियर क्रस्ट, और उसके बाद बात आती है एच का मतलब होता है हेड ऑन द क्रस्ट। एच का मतलब क्या होता है, हेड ऑन द क्रस्ट, और एम का मतलब होता है एक्सपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन वियर ओपनिंग, है ना। तो ये फॉर्मूला वियर्स के लिए यूज करते हैं। ये 3 तरह के वियर आपको देखने को मिलते हैं। ये रेक्टेंगुलर वियर काम में लेते हैं चैनल में, ये जो है ये है सिफोलेटी टाइप का जो वियर्स है वो यूज करते हैं, और ये वी नोच वियर है वो काम में लिया जाता है। ये 90 डिग्री वी नोच वियर अपने काम में लेते हैं। तो ये 3 तरह के वियर है वो वाटर फ्लो मापने के लिए काम में लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं अगर बात करूं जनरली जो रेक्टेंगुलर वियर होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये आप देख लीजिए, Q इक्वल 0.0184 इंटू एल इंटू एच डिवाइडेड बाय 32। ये यहां पे दिया हुआ है, किसका क्या मतलब है ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपका सिफोलिटी वियर जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है, और ये आपका वी नोच वियर होता है उसके लिए फॉर्मूला काम करता है। डायरेक्ट जो इरिगेशन फ्लो है उसको मेजर करने का यही तरीका है, डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड है, ये इसी तरह के होते हैं। इसमें 3 तरह के वियर यूज होते हैं। उसके अलावा वेलोसिटी एरिया मेथड, जिसके अंदर Q इक्वल टू A इंटू वी यूज किया जाता है, जिसमें फ्लोट मेथड आता है, उसका भी फॉर्मूला मैंने दे रखा है। करंट मीटर्स है उसका भी फॉर्मूला दे रखा है। ट्रेसर मेथड है उसके भी फॉर्मूले दे रखे हैं। उसके अलावा अब और भी कुछ मेथड होते हैं, लेकिन कॉमन है ये मैंने दे रखे हैं, और सीधे सीधे आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और इन फॉर्मूलों को याद रखना है तो कहीं भी नहीं जाना है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम से पीडीएफ को एक्सेस कर लेना है, या फिर ये वीडियो आपके पास है। अब हम अगले स्टेशन पे चलते हैं। अगला है अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फार्म पावर से क्वेश्चन लिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, मैक्सिमम नॉइस लेवल फ्रॉम ए ट्रैक्टर नियर द ऑपरेटर्स ईयर शुड नॉट बी एक्सीड, यानी जब ट्रैक्टर चलता है तो उसकी आवाज है वो कितने डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होनी चाहिए 85 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो नॉइस पॉल्यूशन है, यानी क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, जिससे जो इंसान है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सरदर्द की समस्या रहती है, इरिटेशन की समस्या रहती है, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है, कानों में घूं घूं बजती रहती है। तो आवाज ट्रैक्टर की कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 85 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ज्यादातर 90 डेसिबल से ऊपर होने पर हमारे लिए वो घातक ही होती है चीजें, ठीक है। और हम 80 डेसिबल से नीचे रहें तो बहुत बेहतरीन बात है। तो 85 डेसिबल का स्टैंडर्ड होता है, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मैंने पहले क्वेश्चन डाला था, ये इसकी स्लाइड रह गई है, चलो कोई बात नहीं, जब डाल दिया है तब बता देते हैं। जनरली क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन चलते हैं आजकल, 2 स्ट्रोक का तो मामला ही लगभग बंद ही हो गया है। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, जस्ट पिछला वीडियो देखो, मैंने आपको वीडियो के साथ बताया है कि फायरिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। लेकिन जब 4 सिलेंडर होता है तो फायरिंग ऑर्डर होता है 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। पहले सिलेंडर में आग लगती है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर दूसरे में, ये सबसे कॉमन है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी इंजन आते हैं जिसमें पहले के बाद चौथे में, उसके बाद तीसरे में, और उसके बाद दूसरे में, दोनों ही कॉमन है, दोनों ही सही है। 6 सिलेंडर में पहले में, फिर पांचों में, फिर तीसरे में, फिर छठे में, फिर दूसरे में, और फिर चौथे में, ये 6 सिलेंडर में देखने को मिलता है। 8 सिलेंडर इंजन है, उनमें फायरिंग ऑर्डर 1 5 4 2 6 3 7 8, ऐसे नहीं याद होगा, सीधा याद रखना है 13 42 14 32, इसका याद रखना है 153 624, इसका याद रखना है 15 42 63 78, जिस तरह से आप फोन नंबर याद रखते हो। तो ये फायरिंग ऑर्डर है, इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन ये स्लाइड रह गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो यार पिछले लेक्चर के अंदर ये करवा दिया था, रिपीट हो जाएगा, बच्चों को नुकसान हो जाएगा, याद हो जाएगा तो, है ना, क्योंकि रिपीट होने से याद हो जाता है, नुकसान नहीं, याद करना आपको, ठीक है। तो ये क्या है, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर के 4 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट है, ये भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फार्म मशीनरी से ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आता है मुझे उम्मीद है। व्हेन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड, भारत में ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुई थी? सिंपल बात है, 60 के दशक में स्टार्ट हुई थी, यानी 60 से 70 के बीच में, 1966 से 1970 के बीच में स्टार्ट, 1960 से 1970 के बीच में स्टार्ट हुई थी। लेकिन वो ईयर कौन सा था जब भारत में ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई? आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में ट्रैक्टर की पहली कंपनी थी आइसर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे 1960-61 में। कब बनाने स्टार्ट किए थे? 1960-61 में। और जब हम टूर पे आए हैं तो थोड़ा सा ट्रैक्टर पे भी चढ़ के टूर कर लेते हैं। ये वो आपका ट्रैक्टर है जो आइसर ने सबसे पहले बनाया था, आइसर ट्रैक्टर फर्स्ट। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था वो आइसर ट्रैक्टर, किसके द्वारा? आइसर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कब? 1960-61 में, है ना। तो इंडिया में पहली ट्रैक्टर की कंपनी आइसर थी। लेकिन अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश भी कौन सा है? इंडिया है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला भी कौन सा है? इंडिया। हालांकि इंडिया में ट्रैक्टर बनने बहुत लेट स्टार्ट हुए, हम पहले बाहर से मंगवाते थे, लेकिन अब हम लोगों को बाहर भेजते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का भी अपने टूर तो रखेंगे ही। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द पोल्ट्री ब्रीड ओरिजिन? मतलब पोल्ट्री की, ये लास्ट वाली, पोल्ट्री की रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है? एनबी एजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर जो पोल्ट्री है उसकी रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है? 19। पंजीकृत नस्लें कितनी है? 19। उसमें से लास्ट 3 वाली के लिए उत्पत्ति दी हुई है। ये उत्पत्ति सही है क्या? लास्ट 3 वाली कौन सी थी? क्यूनाइन, इसकी उत्पत्ति बताई है मणिपुर में, और कहा गया है कि ये पंजीकृत 2016 में हुई। बात सही है या गलत है ये तुम्हें बतानी है। दूसरी है हंसली, ओडिशा से 2017 में पंजीकृत हुई है। उत्तराखंड से 2018 में पंजीकृत हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है? मेरे को तो एक भी गलत कथन नहीं लगा, इसका मतलब कोई सा भी नहीं है। नन ऑफ दीज, यानी राइट आंसर क्या होगा यहां पे? डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ये पोल्ट्री यानी मुर्गियों की तीनों नस्लें और इनका तीनों का उद्गम और इनका रजिस्ट्रेशन और कौन से राज्य के लिया हुआ है, तो ये साथ में दिया हुआ। एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारी चीजें यहां से आपके सामने देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपने चलते हैं टूर में, एनिमल हस्बेंड्री में ही थोड़ा सा मन लग गया इसलिए 2 क्वेश्चन देखो। विच ब्रीड ऑफ शीप इज नोन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान? राजस्थान की मेरिनो कौन सी नस्ल को कहा है? देखो, चोकला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। सानेन को दूध की रानी, मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाते हैं। और मारवाड़ी एक बहुत ही हार्ड नेचर की ब्रीड है, यानी एक कठोर प्रकृति की नस्ल है। जैसे मारवाड़ी लोग भी बहुत हार्ड होते हैं, बहुत टॉलरेंट होते हैं। मैं मारवाड़ी नहीं हूं, हमारा जो रीजन है, हम राजस्थान के जरूर है लेकिन मारवाड़ी रीजन से नहीं आते हैं। लेकिन मारवाड़ियों का जो एरिया है, वहां जो मारवाड़ी है वो वास्तव में ही वर्ल्ड में लीड करने वाले लोग हैं। दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत बिजनेस माइंड है। इनकी खास बात, जिस जगह जाते हैं वहीं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। और अपने घर में कल्चर वो का वो ही रखते हैं, लेकिन बाहर दुनिया जैसे हो जाते हैं। इसलिए ये अपनी हवा कभी नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस में दुनिया में बहुत बड़ी लीड करते हैं। वैसे ही मारवाड़ी जो सीप है यानी भेड़ है, वो एक हार्डी नेचर की है। सर्दी गर्मी पहाड़ी मरुस्थल कहीं भी सरवाइव हो जाती है। चोकला है, और उसके अलावा कई बार पश्मीना, ये बाद में बात करेंगे, ये चांग थांगी की बात है, वो स्लाइड ऐसे ही डाल दी। नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी में। अब अगला अपना स्टैंड प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी में अच्छा क्वेश्चन है। साउथ इंडियन स्टूडेंट ने तो सुन रखा है, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट ने पता नहीं। केडांग डिजीज इन कोकोनट इज कॉज बाय, नारियल के अंदर केडांग जो रोग है वो किससे होता है? ए ऑप्शन है वायरॉड, यानी बिना प्रोटीन कोट के जो भी वायरस पार्टिकल्स होते हैं उनको वायरॉड्स बोलते हैं। वायरस विद प्रोटीन होता है। फाइटोप्लाज्मा, जिसको आप माइकोप्लाज्मा भी बोल देते हैं, और बैक्टीरिया। तो केडांग जो डिजीज है वो वायरोड से होते हैं। किससे होते हैं? वायरोड से। यहां पे राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन। मजे की बात ये नहीं थी, यहां इस स्टेशन पे इंटरटेन करना था अपने को इस बात का।
एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कम ऐसे डिजीज है जो वायरोड से होते हैं, और जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है केडांग केडांग, उसके अलावा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एक तो याद रखना है नारियल का केडांग केडांग, दूसरा याद रखना है पोटैटो का स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तीसरा याद रखना है क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी का स्टंट डिजीज, है ना। ये 3 डिजीज जो है कमर्शियल क्रॉप में वायरोड से होते हैं। और ये केडांग केडांग से देखो, ये नॉर्मल लीफ है, ये केडांग केडांग से अफेक्टेड की है। मेल फ्लावर जो होता है ये प्री मैच्योर स्टेज में ही लॉस हो जाता है, जिससे फ्रूटिंग पर काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शायद ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जो बिना इंपॉर्टेंस के अपने इस ट्यूर में घुस गया। यहाँ बस में इतनी ही सीटें हैं जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ सकते हैं, बाकी सबको हमने बाहर रखा है। नेक्स्ट है एग्रोमेट्रोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत सारे आपको क्वेश्चन एक साथ मिलने वाले हैं। द साइज ऑफ प्लॉट्स ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इज इन जनरली, जहां पे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट एग्रोमेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, यानी मौसम की जो ऑब्जर्वेशन लेने वाले इंस्ट्रूमेंट बोले तो यंत्र जो रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। 3 तरह की होती है, ए बी सी टाइप। ए तो होती है अपेक्स, यानी सबसे मेन, जो मेन अपनी मेट्रोलॉजी जो लेबोरेटरी होती है या ऑब्जर्वेटरी होती है वहां पे होती है, जैसे पुणे के अंदर, और आईएमडी अब दिल्ली में ट्रांसफर हो गया तो वहां पर है ये। तो ये ए टाइप तो जहां पे मेन बड़ी जो संस्था है वहां पे है, जैसे पुणे के अंदर है और मौसम भवन नई दिल्ली के अंदर है, वहां पे देखने को मिलेगा ए टाइप की ऑब्जर्वेटरी। बी टाइप की जो ऑब्जर्वेटरी होती है ये ऑर्डिनरी होती है, जहां भी मौसम के अंदर स्थापित किए जाते हैं वेदर सेंटर, चाहे वो रीजनल क्यों ना हो, स्थानीय क्यों ना हो, वहां पे बी टाइप की ऑब्जर्वेटरी रखी जाती है। और ये क्वेश्चन बी टाइप के लिए ही पूछा जाता है। सी टाइप एक स्पेशल टाइप होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन वगैरह, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन डेटा दिया जाता है, ठीक है। ये कॉमन नहीं है, बी है वो ऑर्डिनरी है, कॉमन है बिल्कुल, और बी टाइप ही अपने ज्यादातर डिस्कस करते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो बी टाइप ऑब्जर्वेटरी का आता है। तो यहां एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का जो साइज है प्लॉट का वो कितना होना चाहिए ताकि इंस्ट्रूमेंट है वो सब ढंग से रखे जा सके। तो ये साइज इन चारों ऑप्शन में से आप देख के बताइए कौन सा होगा। मैं बता देता हूं, 60 मीटर तो क्या होना चाहिए, नॉर्थ साउथ लंबा होना चाहिए, 40 मीटर है वो ईस्ट वेस्ट लंबा होना चाहिए। 60 मीटर इंटू 40 मीटर होना चाहिए, 60 मीटर नॉर्थ साउथ की तरफ, 40 मीटर है वो ईस्ट वेस्ट की तरफ होना चाहिए। और उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। जो टॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको थोड़ा दूरी पे रखा जाता है, और जो स्मॉल हाइट के होते हैं उनको बिल्कुल हम पास पास में भी रख सकते हैं, जैसे कि ये पास पास है, इसको दूर रखा गया है। अगर हम बी टाइप यानी जो ऑर्डिनरी अपनी ऑब्जर्वेटरी है, अगर उसके हम बात करें किसकी, लेआउट की, तो ये लेआउट आप देख सकते हैं, ये इस तरह का लेआउट होता है। और इसके अंदर जो एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर, मैक्सिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन, रेन गेज जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का होता है, सॉइल थर्मोमीटर्स, विंड वेन एनीमोमीटर, क्लास ए ओपन पान इवोपरेशन, और एसएमन साइक्रोमीटर, और सॉइल मॉइस्चर इक्विपमेंट्स, ये तो रखने हैं, जरूरी होने ही होने चाहिए। और आप ऑप्शनल ये भी रख सकते हैं, सनशाइन रिकॉर्डेड रख सकते हैं, देव गज रख सकते हैं, सॉरी देव गज का ड्यू गज रख सकते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गज रख सकते हैं, थर्मोग्राफ रख सकते हैं, हेयर हेरोग्राफ रख सकते हैं, डबल स्टीवनसन स्क्रीन भी रख सकते हैं। ये होते हैं ऑप्शनल और ये होते हैं एसेंशियल। जहां भी बी टाइप ऑब्जर्वेटरी होती है वहां पर ये सब रखे जाते हैं। नेक्स्ट साइज अच्छे से याद रखना है, क्या था, 60 इंटू 40, 60 नॉर्थ साउथ और 40 मीटर है वो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना एंटोमोलॉजी से। एंटोमोलॉजी क्या कहती है, बेंडिंग ऑफ स्टिकी मटेरियल इज यूज एज द मैकेनिकल कंट्रोल फॉर विच पेस्ट। यहां ये पूछा है कि तने के ऊपर अपने कोई चिपकने वाली चीज लगा देते हैं, उससे कौन से पौधे में कौन से कीट का नियंत्रित होता है। देखो जनरली आम में जो मिलीबग होती है उसकी मादाएं मिट्टी में होती है और वो अंडे देती है, यहां से गर्भ निकल के तने से होते हुए वायुव्य भागों को जाके सॉफ्ट भागों को खाते हैं, बाइट करते हैं।
तो हम उनको चढ़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे स्टिकी मटेरियल काम में लेते हैं जिनसे इंसेक्ट की ग्रिप नहीं बनती है या वो उसमें फंस जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्री बाइंडिंग बोलते हैं, ट्री बाइंडिंग बोलते हैं, बाइंडिंग नहीं बाइंडिंग, ट्री बाइंडिंग बोलते हैं। और बाइंडिंग जो प्रोसेस की जाती है वो मैंगो में मिली बग कंट्रोल के लिए की जाती है, आम में मिली बग के नियंत्रण के लिए की जाती है। आम में किसके नियंत्रण के लिए, मिली बग के नियंत्रण के लिए की जाती है। आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, चार इंसेक्ट जिनके अंदर अपने क्या करते हैं फिजिकल कंट्रोल में कौन से मेथड लेते हैं। कोकोनट राइनोसोरस बीटल जो होता है उसके कंट्रोल के लिए हम हुकिंग करते हैं, मैंगो मिलीबग के लिए हम बाइंडिंग करते हैं, और यंग वन ऑफ लोकेट्स एंड रेड हैरी कैटरपिलर, जो मतलब यंग लोकेट्स होते हैं और रेड हैरी कैटरपिलर होते हैं, उनके लिए अपने नाली खोदते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं, वो उसके अंदर गिर जाते हैं। और अडल्ट ऑफ व्हाइट ग्रब यानी जो सफेद लट है उसका अडल्ट, और उसके अलावा जून बीटल जो होता है उसके कंट्रोल के अंदर ये नीम पे चढ़ जाते हैं, तो नीम की डालियों को अपने क्या करते हैं, सेक करते हैं, हिलाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं, फिर हम उन्हें उठाकर मिट्टी के तेल में डाल देते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड है जिनको अपने फिजिकल या मैकेनिकल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यहां पे चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी। वैसे प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ममता मैडम करवा चुके हैं, और उनसे बाहर क्वेश्चन चला जाए सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, लोग फोटो लगाते हैं हमारे कोचिंग के इतने सिलेक्शन हमारे, मैं कहता हूं हमारे YouTube से आप कमेंट पढ़ के देखिए कितने सिलेक्शन हो गए हैं, क्योंकि YouTube पे हम कोई कंटेंट देते हैं वो भी ईमानदारी से, न कि डेमो से, है ना। चाहे जितना दिया है उतना कंटेंट में दम है, आप चेक करके देख लेना। और हर बार हवा बनाना कोई फायदा नहीं है, आप कमेंट पढ़ के देख लीजिए, लोग जितना कोचिंगों से जोर लगा के सिलेक्शन करवाते हैं उतना हम YouTube से सिलेक्शन करवा देते हैं, बस बात है मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, तीन तरह के साइकिल है, C3, C4 और केम्प्लान। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, फटाफट आप बताइए, मैं चलता हूं सीधा आंसर की ओर। C3 पथवे, जो C3 पथवे होता है इसमें जो पहला जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन युक्त होता है। तो 3 कार्बन युक्त होता है 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट होता है, फास्फोग्लिसरेट, प्लांट फिजियोलॉजी कम आती है। 3 फास्फोग्लिसरेट होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3PGA बोलते हैं। ये C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। C4 जो है, C4 पथवे या C4 प्लांट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए तो C4 बोलते हो। ये 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए क्या बोलते हो, C3। इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है। कौन सा, ऑक्जेलो एसीटेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप, OAA बोलते हैं। और उसके बाद केम प्लांट होता है, इसमें जनरली रात में तो क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, और दिन के टाइम है वो 3PGA बनता है। यानी 3 कार्बन युक्त और 4 कार्बन युक्त दोनों ही फर्स्ट प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। लेकिन अगर 4 कार्बन युक्त की बात करें तो नाइट में होता है, और 3 कार्बन युक्त की बात करें तो ये डे टाइम के अंदर प्रोड्यूस होता है। इस स्लाइड को अच्छे से याद रखना, एग्रीकल्चर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर हम सीधा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं और उसका एग्जाम देते हैं तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां राइट आंसर PG है आपका, आंसर तक आप पहुंच ही गए हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगला। अच्छा ठीक है, ये C3 C4 में और भी डिफरेंस दिए हैं, अगर किसी को बहुत अच्छा शौक है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छे यहाँ पे। वैसे डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ 4 कॉमन डिफरेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट अपने बात करें फ्रूट क्रॉप में चलते हैं ना जी, ये हमारा खुद के सब्जेक्ट आ गए, हॉर्टिकल्चर है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट, मैं हॉर्टिकल्चर से हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन द ऑर्चर्ड बाय द सिस्टम, बाग के रेखांकन में कौन सी विधि में सबसे अधिक पौधे लगते हैं। तो देखो सबसे पॉपुलर तो है स्क्वेयर,
सबसे पॉपुलर कौन सा मेथड है लेआउट का? स्क्वायर है। बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? स्क्वायर है। तुलना उसी से की जाएगी। सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है, इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए भी बढ़िया है। स्क्वायर सिस्टम की तुलना में सबसे ज्यादा लगते हैं हेक्सागोनल में। किसमें लगते हैं? हेक्सागोनल में, यानी षष्ठ गुणित के अंदर हेक्सागोनल मेथड में सबसे ज्यादा पौधे लगते हैं और स्क्वायर सिस्टम की तुलना से कितने लगते हैं? 15% ज्यादा लगते हैं। इसलिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर कौन सा मेथड काम में लेंगे? हेक्सागोनल। मार्केट के पास, लोगों के पास लैंड होल्डिंग साइज छोटा होता है, क्योंकि जमीन महंगी होती है, तो लैंड होल्डिंग साइज कैसा होगा? छोटा होगा। और लैंड होल्डिंग साइज छोटा होता है, जब लैंड होल्डिंग साइज, स्वाभाविक बात है, छोटा होता है, तब सघन खेती करते हैं, डेंस क्रॉपिंग करते हैं। तो हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड के लिए कौन सा मेथड बढ़िया है? हेक्सागोनल। सबसे ज्यादा प्लांट भी किसमें लगते हैं? हेक्सागोनल में लगते हैं। कितने परसेंट एक्स्ट्रा लगते हैं स्क्वायर से? 15%। हालांकि जो पेंटागोनल मेथड होता है, या जिसको 5 प्लांट मेथड बोलते हैं, या पंचभुजाकार विधि बोलते हैं, या 5 पौधा विधि बोलते हैं, या जिसको हम क्विनिक्स मेथड भी बोलते हैं, पूरक विधि भी बोलते हैं, वो एक वर्गाकार ही होता है। उसमें क्या होता है? स्क्वायर सिस्टम से अपने ऑर्चार्ड लगाते हैं, लेकिन जब तक मेन प्लांट प्रोडक्शन नहीं देते तब तक बीच बीच में अपने शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले, छोटे जीवन काल वाले, हाइट में छोटे, अर्ली बियरिंग, बहुत जल्दी जो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन बियरिंग यानी बहुत कम समय में फलन दे दे, ऐसे पौधे लगा देते हैं। तो इन पौधों को जैसे ही क्या है, मेन प्लांट जो यहां पे लगे हुए हैं, ये फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देंगे, अपने खेत से इनको निकाल देंगे, यानी टेम्परेरी है, फिलर प्लांट है ये क्या है? फिलर प्लांट है। तो स्क्वायर मेथड, लेकिन बीच बीच हर स्क्वायर में हमने क्या कर दिया? एक फिलर प्लांट लगा दिया। सबसे बेस्ट फिलर प्लांट कौन सा है? पपाया। सबसे बेस्ट कौन सा है? पपाया। और डेजर्ट एरिया के लिए फालसा। कॉमन एरिया के लिए कौन सा है? पपाया। और डेजर्ट एरिया के लिए कौन सा है? फालसा है। ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्लांट तो लगते हैं इसमें, जो 5 प्लांट मेथड होता है, या जिसको आप पूरक विधि या फिलर मेथड जिसको बोलते हैं, इसमें 81% पौधे ज्यादा लगते हैं। लेकिन क्या है? स्थायी थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी है, खेत से निकल जाएंगे, बाग में हमेशा थोड़ी देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा हम ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्लांट हेक्सागोनल में लगते, तो पेंटागोनल में है, लेकिन इसमें स्थायी नहीं है ना, इसलिए उनको हम नहीं रखेंगे, याद नहीं रखने वाले। हम बोलेंगे हेक्सागोनल में ही सबसे ज्यादा लगते हैं। और ट्राई एंगल में जनरली क्या है? 14 से 15% के आसपास कम लगते हैं। और अगर मैं सीधा बात करूं तो 11 से 15% के आसपास ट्राई एंगल मेथड के अंदर स्क्वायर मेथड की तुलना से ट्राई एंगल में कम लगते हैं, हेक्सागोनल में 15% ज्यादा लगते हैं। और अगर यहां पे पंचभुजाकार में देखें तो वो तो स्क्वायर है, लेकिन बीच बीच में लगा दोगे तब 81% प्लांट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो स्थायी नहीं है, इसलिए कभी नहीं बोलते कि हाई डेंसिटी के लिए हम पेंटागोनल या 5 मेथड या फिलर प्लांट यूज करते हैं, या फिर हम बाजार के पास में ये यूज करते हैं, या फिर हम बोले कि सबसे ज्यादा प्लांट इसमें लगते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें कैसे प्लांट है? टेम्परेरी। बहुत सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, वो दूर हो चुका है। ये हेक्सागोनल का आप लेआउट देख सकते हैं। देखो आप 6 पौधे मिलकर एक हेक्सागोन यानी 60 भुज बना रहे हैं। ये जी 6 भुजाएं हैं, इसमें गिन लीजिए, कहीं से भी गिने 6 भुजाएं हैं, और एक पौधा सेंटर में लग जाता है। इस तरह का जो लेआउट होता है उसी को आप हेक्सागोनल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, है ना। ये बड़ा खूबसूरत जगह है, इस टूर में मजा आ गया है। वेज लाइफ ऑफ कट फ्लावर कैन बी प्रोलॉन्ग्ड अप टू, जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, विशेष करके कट फ्लावर जो डंडी के साथ होते हैं, वो कट होते हैं, बिना डंडी होते हैं, वो लूज होते हैं। उनकी बेज लाइफ जो उनकी नेचुरल है, उससे हम कितने प्रतिशत बढ़ा सकते हैं? जी 40% बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ा सकते हो आप? मैनेजमेंट से 40% उनकी बेज लाइफ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और जनरली आप क्या है, बहुत सारे जर्मिसाइड है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स है, वो यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव में तो आप जैसे पल्सिंग ट्रीटमेंट काम में लेते हैं। पल्सिंग ट्रीटमेंट सुक्रोज का जो घोल होता है, चीनी का घोल होता है, वो पल्सिंग ट्रीटमेंट में 2 से 10% चीनी के घोल में जो फूल की डंडी है उसको हम रख देते हैं। वो पल्सिंग ट्रीटमेंट है, जिससे वेज लाइफ बढ़ जाती है। जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, फ्लावर्स में रोग लगा देंगे, जिससे फ्लावर जल्दी खत्म हो जाएगा, या जाइलम को वो ब्लॉक कर देते हैं। कोई सा भी कारण हो तो हम कुछ जर्मिसाइड भी यूज करते हैं, और ये बहुत सारे जर्मिसाइड आपके सामने हैं, इन सबको याद रखना है। अगर आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एक भी आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सल्फेट, जिसको 8HQC बोलते हैं, ये जनरली लेते हैं 200 से 600 ppm। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलोन सिट्रेट, जिसको 8HQC बोलते हैं, ये भी 200 से 600 ppm लेते हो। सिल्वर नाइट्रेट जर्मिसाइड है, ये सब सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, ये 10 से 200 ppm लेते हो। सिल्वर थायोसल्फेट
रेट है STS जिसको बोलते हैं 0.2 से 4 ppm लेते हो। थाइबेंजेडोल जो है TBZ बोलते हो जिसको, CBZ मत कर देना, TBZ है ना, बाइकर्स जो है वो TBZ की जगह CBZ कर देना। तो TBZ है वो 5 से 300 ppm और क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट QAS 5 से 300 ppm लेते हैं। वहीं पे स्लो रिलीज क्लोरीन ये 50 से 400 ppm लेते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट ये फॉर्मूला है इसका 200 से 300 ppm काम में लेते हैं। अगर इनका उपयोग करते हैं तो वेज लाइफ बढ़ जाती है और कट फ्लावर का आप लंबे समय तक आनंद ले सकते हैं। सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो पल्सिंग है। पल्सिंग है 2 से 10% चीनी के घोल में कट फ्लावर की डंडी रख देते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट डेली मिलता रहता है, जितना लॉस हुआ उतना मिलता रहता है, तना ब्लॉक ना हो जाए तो थोड़ा थोड़ा उसको नीचे से काटते रहते हैं साफ किसी सीजर वगैरह से। तो इससे हम 40% इसकी वेज लाइफ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शानदार जबरदस्त फॉरेस्ट्री का है। विच स्टेट हैज द लोएस्ट एरिया इन द फॉरेस्ट इन परसेंटेज। फॉरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे कम एरिया किसका है भाई, सबसे कम एरिया है फॉरेस्ट का हरियाणा में पहले नंबर पे। चाहे फॉरेस्ट कवर देख लो आप, चाहे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट देख लो, सबसे कम एरिया हरियाणा का है और दूसरा नंबर आता है इसके भाई पंजाब का ना। तो दूसरा नंबर पड़ता है पंजाब का। तो यहां राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सीड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बीज तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉरेस्ट्री का मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फॉरेस्ट्री का मैं एक लेक्चर आपको स्पेशल करवाने वाला हूं। फॉरेस्ट्री, फिशरीज और उसके अलावा एपीकल्चर, सेरिकल्चर और लेक कल्चर, इनका मिला के एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो एक अलग टूर होगा, वो माइनर उन छोटे स्थानों का टूर होगा जिन पे लोग अक्सर जाते नहीं हैं, समझ गए। How many number of seeds are required for the germination as per the International Seed Testing Association? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के अनुसार जब आप अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो सैंपल के अंदर, नमूने के अंदर कितने सीड लेने चाहिए। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कहता है 200। मैं राजस्थान का हूं तो मैं बोलूंगा राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन कहता है कितना, 200 बीज। 200 बीज का सैंपल लेना चाहिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम के आधार पे, राज्य बीज निगम के आधार पे भी 200 बीज लेने चाहिए और उसको उगाकर देख लेना चाहिए। आपने टोटल नंबर ऑफ सीड लिए, टोटल नंबर ऑफ सीड इन सैंपल, आपने सैंपल में कितने सीड लिए फिर उनको उगा कर देख लीजिए। जर्मिनेटेड सीड यानी अंकुरित बीज इनटू में कर दीजिए 100, ये निकल जाएगा अंकुरण प्रतिशत, ये निकल जाएगा आपका अंकुरण प्रतिशत। बीज के नमूने में लिए गए कुल बीज, अंकुरित हुए बीज इनटू में 100 करते ही बीज का अंकुरण प्रतिशत आ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कहता है जब आप अंकुरण प्रतिशत निकालते हैं तो सैंपल में, नमूने में आपको कितना बीज रखना है जी, नमूने में आपको 400 बीज रखना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं लेकिन अच्छे से चलते हैं ना, गाड़ी तेज चलाएंगे लेकिन बिल्कुल सेफ चलाएंगे, घबराइए मत। नेक्स्ट अगला आप देख सकते हो, यहां पे मैंने एक डायग्राम दिया है और ये डायग्राम आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। यहां पे देखो न्यूक्लियस सीड है, उसका कोई पैकिंग वैकिंग नहीं होता है, वो किसी को दिया ही नहीं जाता है, उस पर कोई टैग नहीं होता है। ब्रीडर सीड है, वो पहली बार ब्रीडर किसी को सौंपने की तैयारी करता है तो उस पर टैग लगेगा। ब्रीडर सीड है वो बेहतरीन सीड है, सोना है, सोना, इसलिए उसका टैग कैसा है, गोल्डन येलो कलर का है, सोने जैसा उसका टैग है, गोल्डन येलो कलर। और जो ब्रीडर सीड होता है उसके टैग का साइज होता है 12x6 सेंटीमीटर। सबसे जोरदार बीज है, सबसे जोरदार बीज है लेकिन टैग सबसे छोटा है। बड़े आदमी जो है वो ज्यादा हवा नहीं करते हैं ना, तो इसका सबसे छोटा टैग है। सबसे शानदार बीज जो लोगों को मिल सकता है वो कौन सा है, ब्रीडर सीड है, लेकिन ये हवा ही नहीं करता है, अपने छोटे से टैग से काम चला लेता है। 12x6 सेंटीमीटर का सबसे छोटा टैग है। ब्रीडर सीड लगाने के बाद तैयार होता है जी फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले तैयार करते हैं, ठीक है, लेकिन फाउंडेशन, नींव अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, और नींव साफ सुथरी मतलब सफेद रंग का टैग होता है।
फाउंडेशन सीड जो है, फाउंडेशन आधार बीज का रंग, टेक का रंग होता है सफेद, और इसके जो टेक का साइज होता है वो 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का टेक होता है। और जब आप फाउंडेशन सीड लगाते हैं तो नेक्स्ट सीड आएगा सर्टिफाइड, यानी अब आप उसको प्रमाणीकरण करवाना है, और प्रमाणीकृत करवाया हुआ साफ साफ दिखे आपको, इसलिए हम नीला टेग लगा देते हैं। तो सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज के टेग का जो रंग होता है वो नीला होता है, और इसके टेग का भी साइज 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ये तो थी भारत की बात। और अगर हम वेस्टर्न कंट्री या अदर कंट्री की बात करें, ब्रीडर से बनाते हैं फाउंडेशन, और फाउंडेशन से होता है रजिस्टर्ड का मतलब होता है पंजीकरण करवाते हैं, तब डेग होता है पर्पल यानी बैंगनी रंग का, और जो साइज होता है वो सेम ही होता है, किसके जैसा, फाउंडेशन और सर्टिफाइड का, 15 इंटू 7.5। और वो फिर रजिस्टर्ड के बाद कौन सा तैयार करते हैं, यानी रजिस्टर्ड लगाने से कौन सा तैयार होता है, सर्टिफाइड तैयार होता है। तो सर्टिफाइड जो है उसका टेग मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये बीज इंडिया में तैयार नहीं किया जाता है। तो ये 4 तरह के टेग, उनके साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ठगी मारने के लिए ट्रूथफुल लेवल सीड, है ना, वैसे तो ठीक है, बीज तो सोच के निकाला है। ट्रूथफुल लेवल सीड कोई संस्था है, उसने वैरायटी डेवलप की, और इसने क्या है, आगे कंपनियों को, किसी संस्था को वैरायटी दे दी, बोले आप इसका मल्टीप्लेक्शन करो और बेचो, लेकिन शुद्धता मेंटेन होनी चाहिए। ये कंपनियां कहती है हम बीज की शुद्धता बनाए रखेंगे और फिर बेचेंगे, तो ये होता है ट्रूथफुल लेवल सीड, है ना। एक ही सीजन में कंपनियां तैयार करके मल्टीप्लेक्शन करके बेच देती है, और आप किसी भी दुकान में चले जाओ, सीड बेचने वाले में सबसे ज्यादा यही मिलता है, क्योंकि आसान यही है तैयार करना, और भारत में सबसे ज्यादा लोग ठगी इसी में मारते हैं। ट्रूथफुल लेवल सीड है, उसका जो टेग होता है इसी रंग का जो आप देख रहे हैं, सबका रंग दिया हुआ है, ओरिजिनल टेग है ओपल ग्रीन कलर। इसको कौन सा कलर बोलते हैं, ओपन ग्रीन कलर बोला जाता है, और इसका साइज सबसे बड़ा होता है, छोटा आदमी मोटी बात, है ना। 15 इंटू 10 सेंटीमीटर का टेग साइज होता है। कितना होता है, 15 इंटू 10। सबसे बड़ा टेग ट्रूथफुल लेवल का, और सबसे छोटा टेग किसका होता है, ब्रीडर सीड का। ये कुछ हिस्ट्री है, फटाफट बोल देता हूं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज एजेंसी को क्या बोलते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, सॉरी कॉर्पोरेशन को राष्ट्रीय बीज क्या होता है, चलो कॉर्पोरेशन आप देख लेना। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 7 मार्च 1963 को, सीड एक्ट यानी बीज अधिनियम आया था 29 दिसंबर 1966 को, लेकिन लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। सीड लो बीज नियम आया था 1968 को, जिस समय इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था, कीट अधिनियम आया था, उसके साथ बीज नियम भी आया। RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन मार्च 1978 को बनता है। नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है, यानी जो बीज है उसके जो मानक है, नेशनल सीड राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण जो मानक है वो 1971 को बनते हैं। न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट बीज के विकास के लिए नई पॉलिसी आती है 1988 को, और न्यू सीड पॉलिसी जो आती है वो 2002 को आती है। ये कुछ हिस्ट्री है, आपको दिख नहीं हो रहा होगा वीडियो में तो कोई बात नहीं। मैंने कहा पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट है साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, और साइटोलॉजी बोले तो कोशिका विज्ञान। बहुत सारे स्टेशनों से गुजरना है, कुछ माइनर स्टेशन ही छोड़ने हैं, उनको अगले में काम लेंगे अपने। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड प्रॉपरली। कोशिका विभाजन की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम है उनका अध्ययन किया जाता है। बाकी में तो क्रोमोसोम उलझे हुए जाल बनाए हुए रखते हैं, स्पष्ट दिखते ही नहीं है। और एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उनका संघनन होने लगता है, कंडेंसनिंग होने लगती है, जिससे वो मध्य पटलिका पर आ जाते हैं, बहुत स्पष्ट दिखते हैं। वैसे तो कोशिका में दिखते ही नहीं, लेकिन वहां पे कंडेंसन हो जाते हैं, संघनन हो जाते हैं, तो आसानी से दिखते हैं। वो अवस्था कौन सी होती है, वो होती है जी आपकी मेटाफेज। और इससे बढ़िया मैं क्या बता सकता हूं आपको, वो अवस्था कौन सी है, मेटाफेज। ये देखिए मेटाफेज में क्रोमोसोम लाइंस अप एट द मेटाफेज प्लेट, मतलब क्रोमोसोम है वो सब मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं, कंडक्शन हो जाते हैं, संघनन हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। अपना सबसे अच्छा आकार यहीं पर दिखाने वाले हैं। क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, गुणसूत्र की स्टडी करनी है तो यहां पे कर लीजिए। काम तो प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लियर आपको कहां पे दिखेगा, मेटाफेज। और स्टडी कहां पे करोगे आप, मेटाफेज। लेट हो गए तो फिर गए काम से, तो आपको स्टडी कहां पे करनी है, क्रोमोसोम की मेटाफेज पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जोरदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। हाँ, अगले माइनर स्टेशन में मैंने बायोटेक्नोलॉजी भी रखी है, लेकिन यहां थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लेने वाले हैं। बेस्ट डीएनए बीएसटी डीएनए पॉलीमरेज
I enzyme used in the isothermal amplification. आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन इन द लैंप असेसी। लैंप असेसी के अंदर आइसोथर्मल एम्प्लीकेशन के लिए जो बेस्ट डीएनए पॉलीमर्स है वो यूज किया जाता है। वो किससे निकलता है, किससे सीक्रेट होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो ये है बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस से, बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस से निकाला जाता है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पॉलीमरेज में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत आता है वो ही इसको समझ पाता है। बेसिलस स्टेरोफॉर्मिफिलस जो होता है उससे बीएसटी पॉलीमर्स है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। वहीं पे अपने एक होता है थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है टीएक्यू पॉलीमर्स। टीएक्यू पॉलीमर्स जो होता है इट इज द स्टैंडर्ड थर्मोस्टेटेबल डीएनए पॉलीमर्स यूज इन द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के अंदर जो काम में लेते हैं टीएक्यू पॉलीमरेज काम में लेते हैं, जो किससे प्राप्त किया जाता है, जो किससे एक्सट्रैक्ट होता है? थर्मस एक्विटिकस से एक्सट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी अगले ट्यूर में विशेष ध्यान रखा जाएगा, लेकिन यहां पे भी एक क्वेश्चन अपने ले लेते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? और ये प्रोग्राम ही ग्रीन रिवोल्यूशन को पुश करता है, यानी उसकी प्रीकर्सर योजना है ये। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन किससे स्टार्ट हुआ था? हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही स्टार्ट हुआ था। और यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1966 से 1967 में, 1966 से 1967 में। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबका थोड़ा थोड़ा सा पोस्टमार्टम ऊपर ऊपर का कर लेते हैं। 1919-20 में भारत में पहली बार पशुओं की गणना स्टार्ट की गई थी, फर्स्ट एनिमल सेंसस। 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1966-67 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और एक ऑप्शन था 1970-71 डी वाला। तो इस दिन इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस, इसमें भारत में सबसे पहले कृषि गणना प्रारंभ हुई थी। ये चारों के चारों ऑप्शन रट देने हैं और एग्जाम में इनमें से एक आधा क्वेश्चन आप पक्का देखने वाले हो, कोई नहीं रोकने वाला। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी अगले ट्यूर में विशेष ध्यान में रखेंगे। विच विटामिन अमंग दीज इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन? 100% बच्चों का आंसर राइट आने की चांसेस होते हैं, जो नहीं आने के चांसेस होते हैं वो अभी सीख लेना। तो राइबोफ्लेविन है वो किसका नाम है? विटामिन B2 का नाम है। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का नाम है। सभी विटामिन के नाम याद रखना चाहते हो तो घबराने की कहां जरूरत है, ये सभी के पड़े हुए हैं। तो देखिए क्या है, विटामिन ए रेटिनोल या केरोटीन, विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 यानी नाइसिन या नाइसेनेमाइड होता है, विटामिन B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 होता है पायरिडोक्सिन या पायरोडोक्सेमाइन होता है, विटामिन 7 जो है विटामिन B7 है वो बायोटिन, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड, विटामिन B12 है वो साइनोकोबालेमिन, और विटामिन सी है वो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है वो है जनरली इरो कैल्सीफिरोल या इको कैल्सीफिरोल होता है, विटामिन ई टोकाफिरोल या टोकेटेरिनोल्स होता है। लास्ट बचा विटामिन के फाइलोक्विनोन या इसको हम बोलते हैं मेनाक्विनोन बोलते हैं। अब मैंने पढ़ा है उससे तो शायद याद हो ना हो, कहां से पढ़ोगे? पीडीएफ से। पीडीएफ कहां से मिलेगी? ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। नेक्स्ट नेमेटोलॉजी का भी हमने एक क्वेश्चन ले ही लिया है आखिरकार। पंक्चुएशंस नियर द टेल टर्मिनस। टेल टर्मिनस जो होता है उसके पास पंक्चुएशंस पेरनियल्स पैटर्न के अंदर देखने को मिलते हैं। ये किस नेमेटोड की पहचान है? ये मेलिडोगाइनो की बात कर रहे हैं। और वेजिटेबल के लिए सबसे खतरनाक कौन सा? मेलिडोगाइनी है। और दुनिया में भी सबसे खतरनाक मेलिडोगाइनी माना जाता है क्योंकि इसकी होस्ट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसकी होस्ट स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। तो पंक्चुएशंस नियर द टेल टर्मिनस इज द पेरनियल्स पैटर्न, प्रीनल्स
पेरिनल्स नहीं, प्रीनल्स पैटर्न्स इज सीन इन विच नेमेटोड्स, यानी जो पंक्चुएशंस होते हैं टेल के टर्मिनल्स पे, जो पेरिनल्स पैटर्न में कौन से नेमेटोड में दिखाई देते हैं, मेलिडोगाइनी की कौन सी जाति में देखने को मिलते हैं। सभी मेलिडोगाइनी की पहचान देख लेते हैं। पहली बात तो राइट आंसर तो था बी ऑप्शन था, ये मेलिडोगाइनी हेप्ला के अंदर देखने को मिलता है। मेलिडोगाइनी जवेनिका के अंदर लेटरल लाइंस देखने को मिलती है। मेलिडोगाइनी इनकोजिनाटा के अंदर हाई डोर्सल आर्च देखने को मिलते हैं। मेलिडोगाइनी एरिनेरिया के अंदर फ्रॉक्ट डोर्सल आर्च देखने को मिलते हैं। यह मेलिडोगाइन की जातियों की सीधी सीधी पहचान है जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेशन पे, और नेक्स्ट स्टेशन है अपना स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में क्या क्वेश्चन है, विच रिलेशनशिप इज करेक्ट रिगार्डिंग द अर्थमेटिक जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स, मतलब जो अपना अर्थमेटिक जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, फटाफट बताइए भी कैसा रिलेशन है, और इस रिलेशन को क्लियर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आता है। अर्थमेटिक मीन्स ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन्स, जियोमेट्रिक मीन्स ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन्स, और अगर क्या है दो वेरिएबल्स जो है वो अगर पॉजिटिव होते हैं तो अर्थमेटिक मीन्स के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। जियोमेट्रिक मीन अगर इसके दो जो वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं तब फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट। और हार्मोनिक मीन्स में जब दो वेरिएबल यानी दो चर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं तब अपने फॉर्मूला लेते हैं 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर बटा अर्थमेटिक मीन्स। ये स्लाइड रट दो, बहुत काम की है, स्टैटिक्स में सीधा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वैसे तो करवाया हुआ है लेकिन मन कर गया दोबारा करवा दें, चलो दोबारा करवा दें। विच वीड अमंग दीज इज टाइप ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे जीव पर, जिंदा जीव पर जीवित रहते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। अब यहां पैरासाइट वीड का मतलब क्या है, पैरासाइट वीड का मतलब है ऐसे खरपतवार, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पे अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। कैसे, अपने जाइलम फ्लोएम होस्ट प्लांट में घुसा देंगे, उसी से पानी लेंगे, उसी से भोजन लेंगे, उसी का खून चूसने का काम करेंगे। जैसे आपके सर में जूं गिर गई तो इसका मतलब क्या है, वो परजीवी है, वो भोजन पानी अपने से ही लेता है। वैसे ही कुछ पैरासाइट वीड होते हैं जो भोजन पानी दूसरे पौधे से ही लेते हैं। अगर कोई खरपतवार नीचे जमीन से नीचे किसी पौधे पे उगता है यानी जड़ों पे तो उसको रूट पैरासाइट बोलते हैं। अगर वो किसी तने पे उगता है, शाखा पे उगता है या एरियल पार्ट वायुव्य भाग में उगता है तब हम उसको स्टेम पैरासाइट, तना परजीवी बोल देते हैं। पौधों में मेन दो ही स्टेजेस होती है, पहली वेजिटेटिव स्टेज होती है और दूसरी कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। पहली वेजिटेटिव होती है और दूसरी कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव होती है। अगर कोई पैरासाइट प्लांट ये दोनों स्टेज किसी होस्ट प्लांट पे पूरी करता है यानी परपोषी पौधे पे पूरी करता है तब हम उसको टोटल पैरासाइट बोल देते हैं यानी पूर्ण परजीवी बोल देते हैं। अगर वो सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज ही परपोषी पौधे पे पूरी करता है यानी पैरासाइट प्लांट पे पूरी करता है और दूसरी अपने हिसाब से कर लेता है तो हम उसको सेमी पैरासाइट यानी अर्ध परजीवी बोलते हैं। अगर तने पे अपना जीवन पूरा करता है तो टोटल स्टेम पैरासाइट है और जड़ पे पूरा करता है तो टोटल रूट पैरासाइट है। सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज स्टेम पे पूरी करता है तब वो सेमी स्टेम पैरासाइट है और सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज रूट पे पूरी करता है तो सेमी रूट पैरासाइट है। सिंपल है, 4 तरह के पैरासाइट प्लांट होते हैं और 4 ही एग्जाम्पल है जिनको याद रखना तो मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूजन बहुत दिक्कत करता है। देखो यहां पूछा है इसने टोटल रूट पैरासाइट पूछा है, कौन सा पूछा है, टोटल रूट पैरासाइट पूछा है, टोटल रूट पैरासाइट पूछा है, ठीक है। तो टोटल रूट पैरासाइट इनमें कौन सा है, इनमें है ओरोबैंकी। कौन सा है, ओरोबैंकी। ओरोबैंकी सभी सोलेनेसी के अंदर और क्रूसीफेरी में लगता है। यहां टोबैको एग्जांपल है, सभी सोलेनेसी में और सभी क्रूसीफेरी में लगता है। ये टोटल रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी। स्ट्राइका है वो सेमी रूट पैरासाइट है, अर्ध जड़ परजीवी है। स्ट्राइका जो है वो गन्ने पे लगता है, ज्वार पे लगता है, बाजरा पे लगता है, मक्का पे लगता है, ठीक है। स्ट्राइका जिसको आप रूखड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है क्यास्कुटा, है ना। क्यास्कुटा जो होता है, क्यास्कुटा को अपने अमर बेल भी बोलते हैं।
अमर बेल जो है वो रिजके पे लगता है और प्याज पे लगता है। अमर बेल जो है वो रिजके पे लगता है और प्याज पे लगता है। और ये जो अमर बेल होता है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। कैसा है? टोटल स्टेम पैरासाइट है। क्या स्कूटा है वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो हमारे पास क्या क्या आया है। एक तो आया है ओरबंकी, ओरबंकी है टोटल स्टेम। क्या है? टोटल स्टेम है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है स्ट्राइगा, स्ट्राइगा जो है वो जनरली क्या है? सेमी स्टेम है। कौन सा है? सेमी स्टेम। याद रखने की ट्रिक बताऊंगा मैं। क्या स्कूटा है? क्या स्कूटा, इसको आप अमर बेल के रूप में याद रखिए। अमर बेल जो है वो क्या है? टोटल रूट, सॉरी स्टेम लिख दिया, क्या गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया। ओरोबेंकी क्या है? टोटल रूट है। ओरोबेंकी क्या है? टोटल रूट है। स्ट्राइगा है वो क्या है? सेमी रूट है, सेमी रूट है, ठीक है। और क्या स्कूटा जो अमर बेल है वो कैसा है? टोटल स्टेम है। और वहीं पर अगर अपनी बात करें लोरेंथस की, किसकी? लोरेंथस की। और जो लोरेंथस है वो क्या है? सेमी स्टेम है। लोरेंथस है वो कौन सा है? सेमी स्टेम है। ओरोबेंकी है ये सभी सोलेनेसी और क्रूसीफेरी में लगता है। स्ट्राइगा है सुगर केन, सोरगम, मिलेट और मेज में लगता है। क्या स्कूटा अमर बेल आपको रिजका और प्याज में देखने को मिलता है। और उसके बाद लोरेंथस की बात करें तो आम और सभी प्लांटेशन क्रॉप में जैसे चाय और कॉफी में बहुत प्रॉब्लम करता है। कौन? लोरेंथस। चाय में तो विशेष रूप से बहुत प्रॉब्लम करता है। अब ये कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आप कैसे याद रखोगे, ये एक कबीर जी की दोहे की तरह दुआई है। स्टार खावे आदि जड़, यानी स्ट्राइगा है वो अर्ध जड़ परजीवी है। स्टार खावे आदि जड़, स्ट्राइगा है वो क्या है? अर्ध जड़ परजीवी है। और पूरी दिखावे, खावे आदि जड़ और पूरी दिखावे। और बेंकी पूर्ण जड़ परजीवी है। और पूरी दिखावे यानी और बेंकी पूर्ण जड़ परजीवी है। और बेंकी पूर्ण जड़ पीवी है। स्टार खावे आदि जड़, काम तो वो कुछ धाम करते नहीं है, दिखाते बहुत कुछ है। कंगना देख लो भाई, सोनू सूद गया भाड़ में, कंगना रावंत को मिल गया वो पद्म श्री। और उसके बाद बोलती है कि मैंने इन फिल्मों में बहुत सारी में मना किया। क्यों भाई? इमरान हाशमी वाली फिल्में भूल गई क्या? वो भी तो किया आपने, है ना, वो भी तो किया है। वहां पे कौन सा देश का नाम कर रहे थे आप? तो ये राजनीतिक फंडे है, ये खाते आदि जड़ है, दिखाते पूरी है, बस बात खत्म। तो स्टार खावे आदि जड़ यानी स्ट्राइगा है वो क्या है? अर्ध जड़ परजीवी है। और वहीं पर अगर अपनी बात करें ओरबंकी पूर्ण जड़ परजीवी है। एक लाइन ये याद रखनी है। दूसरी, लोग खावे आधा तना, लोग खावे आधा तना, लोग आधा तना खाते हैं। जैसे तुम आधा पढ़ते हो, पूरा पढ़ दो तो निहाल हो जाओ। लोग खावे आधा तना, लोरेंथस अर्ध तना परजीवी है। पूरा तना खावे तो अमर हो जावे, अगर पूरे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी एग्जाम क्लियर कर दोगे। पूरा तना खावे तो अमर हो जावे, यानी अमर बेल क्या स्कूटा है वो कौन सी है? पूर्ण तना परजीवी है। याद रह जाएगा आपको। स्टार खावे आदि जड़ यानी स्ट्राइगा क्या है? अर्जड़ परजीवी। और पूरी दिखावे और ओरोबेंकी पूर्ण जड़ परजीवी है। लोग खावे आधा तना यानी लोग मतलब लोरेंथस है वो अर्ध तना परजीवी है। पूरा तना खावे तो अमर हो जावे यानी पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है? आपका अमर बेल है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कबीर जी ने बहुत सारे दोहे दिए थे, एक छोटा मोटा मैंने भी दे दिया, इसको याद रख लेना, अपने काम आएगा, ठीक है। ओरोबेंकी लगती है सोलेनेसी क्रूसीफेरी में। स्ट्राइगा गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का में। क्या स्कूटा जो है वो रिजका में और प्याज में। और उसके अलावा जो लोरेंथस है जिसको अपने ऑरेंज ट्री भी बोलते हैं, कैसिथा फिलीफॉर्मिस इसका बॉटेनिकल नेम है, वो भी बोलते हैं, ये आम पे और प्लांटेशन क्रॉप में लगती है, चाय के लिए बहुत बड़ी समस्या करती है। तो ये हो गया अपना विड साइंस से भी एक क्वेश्चन ओरोबेंकी आप देख सकते हैं। और आज के इस टूर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टूर भी आप लोगों के लिए एक शानदार होने वाला है, मजा आएगा। तो चलने के लिए अपने बैग पैक करके तैयार रहना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको बढ़िया लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।